हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 10, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। पार्ट 1 to 9 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सको, ठीक है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 को, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ आपको 4 टर्म्स दी गई हैं, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। और ये टर्म आप लोगों के रिलेटेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, ओके, उनसे रिलेटेड है ये टर्म्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन, फिर ऑफर, ठीक है। एक तो हमें ये बोला है, फिर है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, फिर है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन, ऑफर, फिर है ऑफर, कॉन्सिडरेशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियस है, देखो ऑफर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे पहले क्या होगा, सपोज ए जो है वो बी को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपनी वॉच को सेल करूंगा, अपनी घड़ी को सेल करूंगा, ठीक है, 5000 में। फिर क्या होगा, ए ने बी को ऑफर दिया है ना। अब क्या है, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो ए के लिए क्या कॉन्सिडरेशन हो गया 5000, और बी के लिए कॉन्सिडरेशन क्या हो गया, जो उसको वो वॉच मिलेगी। तो अब ये क्या हो गया, ये इसके बाद ऑब्वियस है हमारा ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पता है ना क्या होता है, एनफोर्सिबल बाय लॉ। जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, तो हमने इन चारों में से देखना था। तो पहले ऑफर होगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, फिर कॉन्सिडरेशन होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो ये वाली किस सेक्शन के अंडर दी गई है डेफिनेशन, फर्स्ट है सेक्शन 2E, फिर है सेक्शन 2F, सी है सेक्शन 2H, फिर है सेक्शन 2I। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके प्लीज़ अलग से नोट्स बनाने हैं जैसे जैसे आपको पता चलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइन है, सेक्शन 2H में, ओके, सेक्शन 2 उसका पार्ट H में। उसके बाद देखिए, ऐसा कौन सा है, डैश इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसा कौन सा वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एक पार्टी को ही ऑब्लिगेशन अपना पूरा करना होता है। ए है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बी इलीगल, सी यूनिलेटरल, डी बायलेटरल। तो मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, चारों के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बोला है डिटेल से डिस्कस करूंगी ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो पहले तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो एक पर्सन है ए, ओके, उनका जो है, मान लो उनका जो डॉगी है, ठीक है, उनका डॉग क्या हो गया है, गुम हो गया है, ओके, मिसिंग है उनका डॉग। तो उन्होंने बोला कि जो भी, मतलब उन्होंने यानी कि बोला कि जो भी पर्सन मेरे डॉग को ढूंढेगा उसको 5000 क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, प्राइस दिया जाएगा 5000 का। तो अब आप ये किसका एग्जाम्पल होता है, इसको हम लोग यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनि का मतलब समझते हो, वन। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है। अब इसमें क्या है, मान लो अब कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन उसको ढूंढ लेता है, तो यहाँ पर एक ही ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उसको 5000 दे। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने, अब जो दूसरे लोग हैं उन पे ये बाउंडेशन है कि हाँ उन्होंने ढूंढना ही उनका ऑब्लिगेशन, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ही पार्टी को अपना जो है प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, वो ए है, और इसको हम लोग यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। अब हम बात करते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है। वॉइड आपको पता ही है, जैसे अब मान लो आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको हम कहते हैं ना वॉइड एब इनिशियो, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं
कि वो क्या माने जाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम सी को क्या, अगर तुम सी का मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा, तो ये इलीगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलीगल। तो आप एग्जाम्पल्स से करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें रिटेन रहती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिलेटरल, वो तो आपको बता ही दिया जो क्वेश्चन था, ठीक है। बायलेटरल में क्या हो जाएगा, दो होता है, यानी कि दोनों पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी पड़ती है, वो तो सिंपल आप समझ ही सकते हो उसका क्या एग्जाम्पल होगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी। एक एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है पार्शियल एंड क्वालिफाइड, मतलब वो पार्शियल होनी चाहिए और क्वालिफाइड। और सेकंड है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, सी है पार्शियल एंड अनक्वालिफाइड, और डी है एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। तो देखो किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए वो कैसी होनी चाहिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगे, लेकिन आप लोगों को अपने लेवल पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। देखो पार्टनरशिप के जो हैं आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनर का एक्ट जो भी वो काम करेगा, फर्स्ट है कि बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स पे बाइंडिंग है। बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सिर्फ उस पार्टनर पे बाइंडिंग है जिसने ये किया है काम। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, मान लो ए पार्टनर है उसको छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स पे, या डी नन ऑफ द अबव। तो किसी भी पार्टनर का जो एक्ट है वो बाइंड करेगा ऑन ऑल पार्टनर्स। देखो ऑप्शंस में आपको ऑप्शन तीनों सिमिलर से लग सकते हैं, लेकिन आपने उसको ध्यान से पढ़कर उसका मीनिंग समझकर ही टिक करना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी में गलत कर देते हैं, हमें आता हुआ होता है फिर भी। तो यहाँ ध्यान रखना है, पार्टनरशिप के केस में किसी भी एक्ट मतलब एक्ट ऑफ एनी पार्टनर क्या होता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ए वाला आएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पार्टनरशिप डीड है उसको क्या बोला जाता है, और देखो पार्टनरशिप डीड समझते हो, जिसमें जैसे कि पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस लिखा होता है, उनकी फर्म का सारी डिटेलिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो इसका अदर नेम आपको पता होना चाहिए, ए है प्रॉस्पेक्टस, बी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, डी है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, क्योंकि उस पर सारे रूल्स वगैरह होते हैं ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो अलग हो गया, आपको पता ही है कंपनी के केस में होता है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो मेन हर चीज़ को बताता है, और हमारे इंटरनल अफेयर्स के लिए हमारा होता है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स वगैरह के। लेकिन यहाँ बात हो रही है पार्टनरशिप डीड की, उसको हम लोग जो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट टर्म रेफर्स टू द नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ फर्म वर्कर। जो काम कर रहे हैं लोग, ओके, एम्प्लॉयज़, उनकी क्या नॉलेज है, उनकी क्या एजुकेशन है, क्या उनकी ट्रेनिंग है, क्या क्या उनके अंदर स्किल्स है, क्या उनका एक्सपर्टीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन कैपिटल, थर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स, डी है नॉलेज एसेट्स। तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि ये एक टाइप का आजकल जो है ऐसा नहीं है सिर्फ उनको हम एज एन एसेट मान रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए एक पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल इस टर्म को हम बोलते हैं। जो जो उनकी नॉलेज है, जो उनके पास एजुकेशन है, स्किल्स है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व हमारा वो कर्व होता है जो हमें दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं,
ठीक है। इनडिफरेंस मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। और देखिए अगर जितना ज़्यादा हायर होगा इनडिफरेंस कर्व, जैसे मान लो ये है हमारा इनडिफरेंस कर्व, तो ये ठीक है, जो जितना ज़्यादा हायर होगा, ये ए है, ये बी, ये सी, तो ये वाला सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इनडिफरेंस कर्व आपको दिख ही रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नॉट वाला बताना है आपको। उसके बाद इनडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, नो, ये क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कौन सा वाला नहीं है, तो हमारा आंसर सी आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनडिफरेंस कर्व जो है, टू इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिक्स एंड एलन बिलीव दैट यूटिलिटी मतलब जो कंज्यूमर्स को एक प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो आपने दो टर्म सुनी होगी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में, एक आपका आता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वाले कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर फॉर्म में, कि हमें इस प्रोडक्ट से 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। ऑर्डिनल वाले, इनके नेम से ही पता चलता है, ऑर्डर देते हैं, सेट मतलब रैंकिंग देते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन को, क्या करते हैं, रैंकिंग। यानी मान लो कि इससे हमें इतनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली, इससे इतनी मिली, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि कितनी मिली, लेकिन हम रैंकिंग दे सकते हैं कि किससे ज़्यादा मिली, किससे कम मिली। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला दिया था किसने, हिक्स एंड एलन ने। तो उनकी जो यूटिलिटी है मेजर की जा सकती है ऑर्डिनल नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ऑर्डिनल वर्ड में। आपको पता होना चाहिए हिक्स एंड एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजर दिया। ऑर्डिनल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम ऑर्डर जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट से यूटिलिटी ज़्यादा मिली और इस प्रोडक्ट से हमें कम मिली, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डंपिंग। डंपिंग एक टर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस में यूज़ की जाती है, उसका क्या मीनिंग है। देखो मैं आपको बताती हूँ डंपिंग का एग्जांपल देके। सपोज जो चाइना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को अपने चाइना में अपनी होम मार्केट में 100 रुपीज़ में सेल कर रहा है, और वही प्रोडक्ट वो हमारे इंडिया में 70 रुपीज़ में दे रहा है, तो अपनी होम मार्केट से लेस में दे रहा है हमें, तो इसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। तो ऑब्वियस है उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा हमारे इंडिया में, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो डंपिंग का मतलब फर्स्ट है रिड्यूसिंग टैरिफ्स, मतलब ये टैक्स वगैरह, ये टैरिफ्स वगैरह को कम करना, नो, ये नहीं होता। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड, यानी कि दूसरी कंट्री में एट लो प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट। वही 100 रुपीज़ का चाइना में वो दे रहे थे, लेकिन इंडिया में वो उस मार्केट से मतलब अपने होम मार्केट से कम का दे रहे हैं। तो ये वाला जो है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेल वाला, ठीक है, बाइंग वाला नहीं है इसमें, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इफेक्ट में आया। डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट आपको दिया मार्च 6 1996, बी है अप्रैल 8 1994, सी है फरवरी 5 1994, डी है जनवरी 1 1995। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल मेंबर्स इन WTO एट प्रेजेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। फर्स्ट है 207, सेकंड है 195, थर्ड है 160, डी है 164। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो WTO की हैं 164 एट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच अमंग दीज इज द हेड क्वार्टर ऑफ द WTO। इनमें से जो है WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है। फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, बी है जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी वॉशिंगटन DC। तो ध्यान रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAPM स्टैंड्स फॉर। देखो कैपएम मॉडल यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको पता होगा। फर्स्ट है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बी है कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल, सी है कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, डी है कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल। तो कैपएम स्टैंड्स फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और आपके लिए फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है आपके PGT कॉमर्स के लिए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर। जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो क्या मेजर करता है।
ठीक है, देखो लिवरेज हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज होता है, कंबाइंड लिवरेज होता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा क्या बताता है कि हम डेट का अमाउंट अगर यूज़ करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता ही है, अर्निंग पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो है अर्निंग्स पर। तो जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो मेजर करता है द सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस अर्निंग पर शेयर विद परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी लेवल, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल। ओके, तो हमारा आंसर सी आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।